तो हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है प्रोटॉन इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अब इसका जो फ्लोट है उसके ऊपर ये लास्ट टॉपिक समझ लो आप। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता क्या है? डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसेस। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है उसके अकॉर्डिंग और क्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमने चार चार टाइप के प्रोसेस पढ़े थे। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। इनके अलावा जो डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होगा उसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। देखो आइसोकोरिक में क्या होता था? वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता था। आइसोबारिक में क्या होता था? प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। और आइसोथर्मल के अंदर क्या होता था? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1V है ना, 1/V। और एडियाबेटिक में क्या होता है? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V गामा। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि PVM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको याद रखना है PVM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पे M की वैल्यू ना तो 0 होती है, मीन्स ये 0 के बराबर भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और गामा के बराबर भी नहीं होगा। इन सब के अलावा यदि M की वैल्यू कोई ना तो ये 0 है, ना 1 है, ना गामा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में स्लोप कैसे दिया जाता है? एडियाबेटिक में कैसे देते थे? dP/dV इज इक्वल टू गामा माइनस P/B। तो यहाँ पे गामा की जगह ओनली अपने को -M रखना है, तो स्लोप की जगह -M P/V रख दो। बीटा की जगह बीटा इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस क्या रखेंगे? गामा की जगह -M रख दो, तो बीटा इज इक्वल टू -MP रख दोगे। और W वर्क कैसे दोगे? NRT इनिशियल माइनस T फाइनल। वहाँ पे गामा -1 होता था तो यहाँ पे गामा -1 की जगह क्या रख दोगे? पॉलीट्रोपिक में M रख देना है। तो हर जगह ओनली M का चेंज कर रहा है। स्पेसिफिक हीट में वहाँ पे होता था C इज इक्वल टू CV माइनस R गामा -1। यहाँ पे गामा की जगह -M-1 कर दोगे। इतना इजी है ये। यदि आपने एडियाबेटिक पढ़ दिया तो पॉलीट्रोपिक कुछ भी नहीं है। आगे एक क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस इज फॉलो द गिवन प्रोसेस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। मतलब ये बोल रहा है कि एक गैस है उसमें प्रेशर है वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर है। देन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो पेपर में लिख लेना है आपको। माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन हो, नीट का पेपर दे रहे हो या जेई का पेपर दे रहे हो, आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि कितने भी क्वेश्चन आए हर एक के लिए माइंड एक्टिव रहे। तो P इज प्रोपोर्शनल V²। इसे हम क्या लिख सकते हैं? P/V² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, P V की पावर -2 कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। हम जानते हैं PVM इज इक्वल टू PV-2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम M की वैल्यू पता करने के लिए, तो हमें पता चला M की वैल्यू -2 है। M की वैल्यू -2 है तो यहाँ से क्या करेंगे? C इज इक्वल टू CV माइनस R अपॉन में M-1 इसके बराबर कर दो। तो CV की जगह क्या रख दोगे? मोनो एटोमिक के लिए क्या रख दोगे आप? 3R/2 रख दोगे। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं मोनो एटोमिक की क्या होती है, जो CV क्या होता है? CV होता है, आपने फॉर्मूला याद किया हो तो FR/2 है ना। और FR क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटोमिक के लिए 3 होती है, 3R/2 रख दोगे। आगे आपको CV रखना। अब CV की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 3R/2 माइनस R -2 -1 है ना। ये -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्व करने से क्या आ जाएगा? 11R/6। तो बस इतना ईजी सा है। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे स्लॉट। यदि आपने अब तक थर्मो पढ़ा है तो भैया ऐसे समझ लो चमकेंगे कॉन्सेप्ट। और जो लास्ट में मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ना, जो लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे देखना फिर आपका माइंड कैसे चमकेगा। इतना इजी हो जाएगा ये वाला टॉपिक तो। और ये पढ़ लिया तो अब आपको फिर आएगा थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री। चुटकियों के क्वेश्चन है भाई, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, ये बहुत चुटकियों के क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आपने पहले थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ा है? क्योंकि भाई ये रहता है ना, ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि टीचर को लगता है बहुत ईजी है तो इन्हें लास्ट में करवाते हैं। वो 2-3 महीने है ना मैकेनिक्स में निकाल देंगे। अब भाई इनसे भी तो क्वेश्चन बनता है, तुम इनको हल्के में लेके फिर बच्चे को समझ आते नहीं है और आप इन्हें छोड़ देते हो। अब यहाँ पे मेरा कोई टीचर बनने का तो कोई है नहीं अपना, कि कोई नाम भले ही इंस्टीट्यूट है, बाकी ऐसा कोई पर्पज़ है ही नहीं अपना कि एकदम कोई मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है उससे मुझे कि बाद में अपने को बस बच्चों को ये दिखाना है कि मुझे आता है। अपना ऐसा कोई फंडा है नहीं, बस तुम्हारा बेनिफिट होना चाहिए इसमें, कम टाइम में तुम्हारे को अच्छा कंटेंट मिले। तो बस मेरे चैनल को तुम देखोगे और थोड़ी तुम्हारी हेल्प होगी, बस यही अपना मकसद है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो अब देख रहे हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट है ना। इसमें आपको एकदम मैंने ये जो स्लाइड बनाई है आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसका एक एक स्टेटमेंट रटो, ये एक एक स्टेटमेंट याद करो। जब तक ये याद नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन की बोलते हैं ना कि एकदम
कि एकदम बेसिक चीज़ है, अगर ये आएंगे तभी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो स्लोट में क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट था कि 100% एफिशिएंसी का इंजन नहीं बना सकते हैं, कि कभी भी 100% एफिशिएंसी का इंजन नहीं बना सकते हैं जो कि हीट को एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी की तरफ पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। और इसमें ऐसे बोला था कि क्लेसियस का स्टेटमेंट था कि बिना एक्सटर्नल एनर्जी के या बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हीट होती है ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन दोनों के स्टेटमेंट थे, कई बार ये भी आ जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट भी आ जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, शायद दिए हैं, मैंने इसका ठीक से अभी देखा नहीं है एनसीईआरटी, काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको ये आना चाहिए। हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब टाइप ऑफ हीट इंजन क्या होते हैं, या तो वे एक्सटर्नल कंबशन हो सकते हैं, इंटरनल कंबशन हो सकते हैं। एक्सटर्नल कंबशन वाले कौन से होते हैं, जिसमें भैया फ्यूल होता है ना, उसका फ्यूल होता है ना वह एक्सटर्नल काम में लिया जाता है, या फ्यूल का कंबशन होता है ना वह बाहर की ओर होता है इंजन से, उसे एक्सटर्नल कंबशन कहते हैं। जैसे स्टीम इंजन हो गया, तो आपको डेफिनेशन से नहीं, आपको ओनली एग्जाम्पल से मतलब है। इंटरनल कंबशन जिसमें फ्यूल का कंबशन उसके इंजन के अंदर की ओर होता है, उसे इंटरनल कंबशन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, जो कि डीजल पेट्रोल इंजन हो गया। देखो ये पढ़ ली आपने एकदम थ्योरी तोड़ी, इसकी जो कुछ थ्योरी थी, लॉ थे वो। अब ये देखना आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, एक सोर्स है, उसका टेम्परेचर T1 है और ये Q1 हीट यहाँ से एब्जॉर्व करता है। कौन, Q1 हीट जाएगी एक वर्किंग सब्सटेंस के पास में, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, एक वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद में जो बची हुई एनर्जी है जिसे हम क्या करेंगे, रिलीज्ड एनर्जी। अब ये एब्जॉर्ब और रिलीज किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब की है, तो ये Q1 इसकी एब्जॉर्ब हीट है और ये इसकी अवशोषित हीट है, और ये इसकी रिलीज मतलब रिलीज छोड़ी हुई उत्सर्जित, शायद उत्सर्जित कुछ ऐसा बोलते हैं, भूल गए मैं हिंदी में, रिलीज्ड हीट है Q2। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, अब देखना ये सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये एक हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, मीन्स एक गरम वस्तु है, वहाँ से हम हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ठंडी वस्तु की ओर, तो वहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर एक वर्क होगा जो कि Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। तो ये पूछेगा कि इस इंजन की कितनी एफिशिएंसी है, ये इंजन की एफिशिएंसी क्या है, दक्षता कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखो बस। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होती है, हम जानते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की दक्षता, कि आपको हमने कितना दिया और आपने कितना किया, यही एफिशिएंसी है। कि आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू आउटपुट बटे में इनपुट। अब आउटपुट क्या है, W है, ये देखो यहाँ से आउटपुट क्या है, W है, और दिया कितना था, Q1 दिया था। अब W किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के, क्योंकि इसमें और इसमें जितना डिफरेंस होगा उतना ही तो इसने काम किया है, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसे हम T की फॉर्म में भी लिख सकते हैं Q को, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपने पहले पढ़ा था कि Q1 बाई Q2 वो, हाँ मतलब ये तो अभी यहाँ पे नीचे देखोगे, चलो है ना, तो आप इसे T की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यों, Q की जगह क्या लिख सकते हो, NC डेल्टा T या NC T रख सकते हो, तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो, है ना। तो T1 माइनस T2 बटे में T1 भी लिख सकते हो। तो भाई ये फॉर्मूला याद करो, नीटा इज इक्वल टू आउटपुट बटे में इनपुट, नीटा इज इक्वल टू W बाई Q1, Q1 माइनस Q2, और Q की जगह T रख दो बस, T1 माइनस T2 अपन में T1। अब नीटा को क्या लिख सकते हो, देखो T1 को T1 से डिवाइड किया 1 हो जाएगा, फिर माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हो। तो नीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिख सकते हो, या 1 माइनस T2 बाई T1 लिख सकते हो। यदि आप ऐसे करोगे, यदि कोई भी दो इंजन है उनकी एफिशिएंसी बराबर है, उनकी नीटा बराबर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस, या ऐसे मानो कि एक इंजन है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उस इंजन के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 एफिशिएंसी। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 भी कर सकते हैं, तो 1 तो वैसे ही हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना Q2 बाई Q1 का रेशियो होगा ना, वो T2 बाई T1 के रेशियो के बराबर होगा। ओके, अब आगे देखेंगे, अभी तो हीट इंजन करवा दिया, फिर कार्नो इंजन करवाऊंगा, फिर रेफ्रिजरेटर पे क्वेश्चन करवाऊंगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कार्नो साइकिल भी इसी पे है, कार्नो इंजन का भी यही है, और इससे इतने क्वेश्चन आते हैं भाई, मैंने तो अब तक देखा है जेई मेन वालों ने तो इतने भर भर के क्वेश्चन दिए हैं
कि मैं मानता हूँ कि जेईई मेन वालों तुम्हारे लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 4 मार्क्स है ना वो फ्री में दे के जा रहा हूँ मैं ओनली इस लेक्चर से, इस 5 मिनट के लेक्चर से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे जेईई मेन वालों, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। तुम्हारे में से अगर किसी ना किसी के तो ये क्वेश्चन आए, किसी ना किसी के नहीं, मैं तो देख रहा हूँ हर साल जब जेईई का पेपर में एनालाइज कर रहा हूँ तो उसमें देख रहा हूँ कि भाई इससे तो क्वेश्चन दे रही हो, पता नहीं क्यों उनका एनटीए वालों ने एक फॉर्मेट बना दिया, उनके पास क्वेश्चन टॉपिक फिक्स है, उस टॉपिक से वो डाटा चेंज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट फिक्स है क्वेश्चन का, वो डाटा चेंज करते हैं और वैसे का वैसा दे देते हैं। इसी वजह से तो नीट का कट ऑफ भैया 650 तक जाने लग गया, 650 नहीं मतलब 620 610 तक तो जा रहा है ना, 610 तक जा रहा है, वरना ऐसे थोड़ा ना होता यार, इतना बड़ा सिलेबस उसमें भी आप इतने अच्छे क्वेश्चन दे के भी 610 तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि फॉर्मेट फिक्स कर दिया उन्होंने एग्जाम का, कोचिंग वालों को पता लग गया, वो कोचिंग वाले वैसे ही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि नीट में उठ के आ जाते हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसके ऊपर कार्नो वाला। अब देख रहे हैं हम कार्नो साइकिल, जो हीट इंजन रहा और कार्नो साइकिल। सबसे पहले देखें कार्नो साइकिल फिर कार्नोट इंजन। जो कार्नोट साइकिल होता है ना, ये भी स्लोट पे बेस है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। देखो एक पीवी का ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का। इसमें क्या होगा, माना कि एक ए पॉइंट पर एक गैस थी, वो ए से बी पे गई, तो ये कौन सा, ये क्या हो रहा है, सबसे पहले वॉल्यूम पहले यहाँ पे था, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मीन्स इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेंशन है। लेकिन इस तरह का ग्राफ आए तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब ये बी से सी तक जाता है और वो जाता है बी से सी तक एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन कैसे डिसाइड किए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड कंडीशन में सी से डी तक जा रहा है, सी से डी तक जा रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो पहले आइसोथर्मल आएगा ए से बी तक में, फिर एडियाबेटिक आएगा। आइसोथर्मल याद रख लो, एडियाबेटिक याद रख लो, फिर कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये तो खुद से बता सकते हो। डी से ए में क्या जा रहा है, एडियाबेटिक और कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखो ए पे इसका यदि प्रेशर P1 और V1 था तो बी पे आते ही इसका प्रेशर P2 V2 हो गया, मतलब चेंज हो गया। जब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ हीट लेगा आइसोथर्मल में। आपको पता है क्यों हीट क्यों लेगा, चलो फ्लोट लगाओ, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। अब क्यों लेगा ये हीट, क्योंकि भैया आपने पढ़ा था आइसोथर्मल में डेल U तो जीरो रहेगा, तो डेल Q क्या होगा, अब ये क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या होगा, प्लस का W होगा, प्लस का W इसका मतलब एब्जॉर्ब ओवर, ये मीन्स कि यहाँ पे Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ पे भाई Q2 शायद है ना एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे फिर कंसेप्ट लगाते हैं, जब ये सेकंड टाइम होगा तो वहाँ पे U तो W जो डेल U है वो तो जीरो होगा, लेकिन ये कंप्रेशन हो रहा है तो ये W माइनस में होगा, तो इसी वजह से ये Q2 तो लेगा, मीन्स ये Q2 फिर वापस से लेगा, नहीं Q2 रिलीज करेगा। मैंने गलत सोच दिया कि ये भी इधर से आ रहा है तो इधर से, Q2 क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, और रिलीज करने का मतलब क्या है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, मीन्स वो पहले वाला सही था, है ना। तो यहाँ से W कैसे बताएंगे, यहाँ पे ये होगा कि W होता है ना, W यहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट याद रख लेना, कार्नो साइकिल कहीं भी आ जाए और उसका अगर आपको W पता करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2.303 nRT log V2 by V1 प्लस 2.303 nRT2 log V4 by V3। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। अब देखो वही चीज़ आ गई, सेम चीज़ कि कार्नो साइकिल होता है या कार्नो इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी का खुद आंख बंद करके सोचो। पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट क्या था, आउटपुट W था, और इनपुट क्या था, Q1 था, मीन्स W बाई Q1। W क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, मीन्स T1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। तो ये इतना सा याद रखना है। देखो ये फिर एक स्पेशल पॉइंट है, ये दोनों स्पेशल पॉइंट ध्यान रख लेना कि 100% एफिशिएंसी का इंजन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं नीटा को अगर 100% करना है तो 1 माइनस T2 बाई T1 इसको जीरो करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा इसका नीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये कब जीरो हो सकता है, यदि T2 की वैल्यू जीरो या T1 अनंत हो। अब ये दोनों ही कंडीशन प्राप्त करना इम्पॉसिबल काम है। इसी वजह से क्या होता है, कोई भी इंजन होता है वो 100% एफिशिएंसी का नहीं हो पाता है। देखो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर दिए होंगे, 100 केल्विन से एक 40 केल्विन के बीच काम कर रहा है, एक 160 से 100 के बीच काम कर रहा है।
तो ऐसे करके अलग अलग, जैसे 180 से 120 के बीच में काम कर रहा है, तो ये पूछेगा इनमें से किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन है भाई, जेई तक में भी आया हुआ है और इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए T2/T1 का मान कम होना चाहिए। क्यों? सोचो, वन एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T2/T1, इसका मान जितना कम होगा 1 में से उतना ही कम होगा। मीन्स 1 की यहाँ पे वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो T2/T1 की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 मिनिमम होना चाहिए, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अब इसके ऊपर हम देखेंगे क्वेश्चन। अब तक मैंने ये थ्योरी करवाई थी, अब क्वेश्चन देखना कैसे चुटकियों में उड़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया नीट में इनमें देख लेना तुम PYQ के लगभग 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन यहीं से आए। फ्लोट को तो वो देखता ही नहीं है, फ्लोट को तो देखता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट पे PV ग्राफ पे दे देता है वो, PV ग्राफ पे, उसके अलावा कहीं पे देखता ही नहीं है। लेकिन स्लोट के ऊपर आते भैया वो या तो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर को भी बहुत कम देता है, ज़्यादा तो वो हीट इंजन और कार्नो इंजन को ही देता है, जो कि दोनों के लगभग सेम ही है, बस इसमें W वाला ध्यान रखना होता है आपको। तो फॉर्मूले याद कर लो, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करने से आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। ठीक है, आगे अब इसके करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो अब हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना, इसे पढ़ना है। एन आइडियल हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन द 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इट एब्जॉर्ब 10⁴ जूल अमाउंट ऑफ द हीट एट द हाई टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ द हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसने दे दिया कितने कितने टेम्परेचर है, एक तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को पता है 227 T1 है और ये T2 है। क्यों? क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। अब ये बोल रहा है कि कितना द एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ द हीट, मीन्स अपने को पता है एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये Q1 की बात कर रहा है। Q1 कितना है, 10⁴ जूल, 10⁴ जूल, 10⁴ जूल। और ये पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। अच्छा, ये पूछ रहा है। अब अपने को क्या क्या करेंगे, एक तो नीटा पता कर लेंगे और एक अपने को W पता करना है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें रिफोकस कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो इसे कैसे करना है, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, T1 और T2 दिया हुआ है। यहाँ से हम नीटा पता कर लेंगे। नीटा क्या होता है, नीटा इज इक्वल टू आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। इससे हम आउटपुट क्या होता है, W होता है, W/Q भी लिख सकते हो, Q1 भी लिख सकते हो, जो कि 1 - T2/T1 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो, नीटा इज इक्वल टू, अपने को W पता करना है। W पता करना है, Q1 आपको 10⁴ जूल दी हुई है, 10⁴ जूल, और 1 - T2/T1 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 कितना हो जाएगा केल्विन में चेंज करने पे, 400 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 500 केल्विन। मीन्स 1 - 400 केल्विन अपॉन में 500 केल्विन। तो इसे ऐसे काट देंगे, 2 0 को 5, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, तो मीन्स 1/5 इज इक्वल टू W/10⁴। तो इधर से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 10⁴/5 हो जाएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁵/5 लिख सकते हैं। तो 2 × 10⁵, मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2000 जूल। अब इसमें आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, इस रिफोकस करता हूँ मैं, 2000 जूल, ये आंसर आ गया इसका। ऐसा क्वेश्चन आने से ऐसे करते हैं, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। नीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बटे में इनपुट होता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन, कि ये बोल रहा है कि फॉर द प्रोसेस एज शोन बिलो द हीट सप्लाइड द सिस्टम 30 किलो जूल, मतलब हीट सप्लाइड मीन्स Q1 दे दिया इसने। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, Q1 दे दिया, कितना है 30 किलो जूल, इसके बराबर है। फिर आगे देखो, आगे ये बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो अपने को PV का ग्राफ दिया हुआ है, PV के ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, PV के ग्राफ से हम W पता कर सकते हैं। और एफिशिएंसी क्या होती है, N इज इक्वल टू W/Q के बराबर होती है, N इज इक्वल टू W/Q के बराबर होती है ना। तो अपने को यहाँ पे Q दिया ही है और W यहाँ से निकाल सकते हैं। तो W कैसे निकालेंगे, इसके एरिया के बराबर। PV के ग्राफ का एरिया ही अपने को W देता है। और ये क्या, एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। प्रेशर में कितना वेरिएशन हो रहा है, 1/2 प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है 8 से लेके 2 तक, मीन्स 6 का। तो 6 इंटू वॉल्यूम में कितना का चेंज हो रहा है, 4 का, 6 इंटू 4 मीन्स इसका W हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/2 6 इंटू 4।
सॉरी, आपको सही से समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे खड़ा होके ये वीडियो लेक्चर शूट करना पड़ रहा है। 1/2 6 × 4 किलो जूल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 किलो जूल। और अपने को पता है Q1 कितना हुआ है, ये 30 किलो जूल। तो एफिशिएंसी क्या होती है W/Q। तो W कितना है 12/30 के बराबर हो जाएगा। यदि इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 और रख दो, यहाँ पे 100 और रख दोगे तो यहाँ से कितना परसेंट आएगा 40%। मीन्स एफिशिएंसी कितनी है 40% आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। और फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन करवाते हैं, और मैं आपको एकदम वही वाले क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन पढ़ना, 5वां वाला क्वेश्चन। द हीट रिजर्वर ऑफ द कार्नोट साइकिल इज 800 केल्विन एंड द सिंक इज द 400 केल्विन। द अमाउंट ऑफ द हीट टेकन इन इट 1 सेकंड प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क एट रेट 750 जूल। मतलब ये बोल रहा है कि इसने दे दिया, देखो जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो T1 है, आपको ऐसे देख लो, जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो T1 है और जो कम टेम्परेचर है वो क्या है T2 है ना। तो 800 केल्विन 400 केल्विन और W कितना दे दिया 750। तो ये मैकेनिकल वर्क रेट पूछ लिया। तो इसने पूछा क्या अमाउंट ऑफ द हीट टेकन। तो आपको पता है एफिशिएंसी निकाल लो, दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हो तो एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू 1 - 400 बटे में 800। तो ये तो और भी इजी हो गया, 800 - 400 बटे में 800 मीन्स क्या हो गया, या इसे यहीं से सोल्व कर लेना अपन कि 400 बटे में 800, इसे 4/8 भी लिख सकता हूँ, 4/8 को 1/2 भी लिख सकता हूँ। मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/2, 1/2 एफिशिएंसी है। तो अपन क्या करेंगे 1/2 इज इक्वल टू W/Q। अब अपने को पता है यहाँ पे कितना दिया हुआ है W दिया हुआ है 750। तो अपने को पता है Q1 क्या निकल जाएगा, Q1 हो जाएगा 1500 जूल के बराबर है। तो ये Q1 1500 जूल हो गया, ईजी है। आगे वाला 6th क्वेश्चन देखो, इन ए कार्नोट साइकिल व्हेन हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अच्छा, जब भी आए तो ऐसा, अगर कार्नो इंजन होता है व्हेन हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब ये बोल रहा है कि जब सिंक हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, जब इसको हीट देते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक याद कर लेना कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्यों रिमेन्स कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको ये, तो ये आपको ध्यान रख लेना। देखो आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि एक कार्नो साइकिल वो हुज सिंक एट 300 केल्विन एंड द एफिशिएंसी इज 40%, हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज्ड so as the efficiency increase the efficiency 60%। अब ये पूछ रहा है कि एक कार्नो साइकिल है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक कार्नो साइकिल है, उसमें सिंक का मीन्स T2 टेम्परेचर 300 केल्विन है, वहाँ पर एफिशिएंसी नीटा 40% है, जिसे आप 0.4 भी लिख सकते हो। तो हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज्ड टू एज इंक्रीज द एफिशिएंसी 60%। अब अपने को कितना सोर्स मीन्स T1 को चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 0.4 पहले वाली इंफॉर्मेशन है ना, 1 - 300 केल्विन अपॉन में T1 पता करो, ये एक इक्वेशन बना लो। अब ये इक्वेशन बना लो तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि 300, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 300/T1, 1 - 0.4 मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 300/0.6, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से काटने से क्या आ जाएगा 500 केल्विन। इससे क्या पता चला कि पहले T1 का टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। अब अपने को 500 केल्विन है, तो अब अपने को क्या करना है, और याद रख लेना, मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ, है ना। T1 का टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। यदि अपने को एफिशिएंसी, तो ये पूछ रहा है बाई हाउ मच द सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज टू एफिशिएंसी 60%। अब अपने को 60% एफिशिएंसी करनी है मीन्स 1.6 करनी है, तो 1 माइनस सिंक का तो वैसे का वैसा टेम्परेचर रखना है। अब इसको ही तो चेंज करना है अपने को, तो इसका टेम्परेचर देख लो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा यहाँ से 0.4 देखो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, इसे इधर लेके चले जाओ, इसे इधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे 300/T1 इज इक्वल टू 0.4।
तो यहाँ से T1 क्या हो जाएगा 300 बाई 0.4, 0.4 का 10 ऊपर गया, 10 ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा, इसे करोगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 बज गए, 4 पंजे 20, मीन्स कितना हो गया 750, है ना 750। हाँ तो उस क्वेश्चन में देख रहे थे हम 750 केल्विन आया। तो अब बताओ टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ, पहले कितना था, पहले था 500 केल्विन और अब कितना है 750 केल्विन। मीन्स डेल्टी कितना है, डेल्टी आया 750 माइनस 500, मीन्स कितने का चेंज आया 250 केल्विन का, 250 केल्विन का, 250 केल्विन। अच्छा बड़ा गंदा लिख दिया मैंने, ये डॉक्टर वाली आदत हो जाती है यार, क्या ही करें, हैंड राइटिंग सुधरती नहीं है। 250 केल्विन का, 250 केल्विन, 250 केल्विन का चेंज आ गया। क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ यार मैं, आपका रेफ्रिजरेटर भी करवाना है तो थोड़ा सा रहता ही है। ये देख लो 250 केल्विन से, और ये क्वेश्चन है भाई ये जेईई में भी, जेईई मेन में आ रखा है तो ध्यान से देख लेना। देखो एक कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द दो टेम्परेचर दिए हैं आपको, T1 देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो ही मत, डायरेक्टली देख लो T1 कौन सा होगा 500 केल्विन, T2 कौन सा होगा 300 केल्विन, क्योंकि T1 ज़्यादा होता है। प्रोड्यूस ए पावर ऑफ द आउटपुट, अब अपने को दे दिया आउटपुट, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ द हीट लॉस्ट इन W, तो अब अपने को इनपुट पता करना है। टेम्परेचर दे दिया तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो टेम्परेचर देते ही, है ना, कितना कितना दे दिया 300 केल्विन, कितना कितना दे दिया, और थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल का, है ना। एक तो T1 दे दिया 500 केल्विन है क्वेश्चन के अंदर, T2 300 केल्विन है, और आउटपुट, आउटपुट कितना दे दिया, आउटपुट दिया है आपको 1000 वोट, तो इनपुट पूछा है। अब आपको पता है एफिशिएंसी निकाल लो, 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 बाई T1 क्या हो जाएगा, 300 को मैं 300 बटे में 500 को 3/5 लिख दूँ, 5 एक में 5, 5 में से 3 गए, 2 बटे में 5, ये एफिशिएंसी हो गई। 2 बटे में 5 इज इक्वल टू आउटपुट बटे में इनपुट, इनपुट पता कर लो, इनपुट क्या हो जाएगा 5000 बटे में 2, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है 2500 वोट, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन इतने। अब मैंने एक स्पेशल केस करवाया था, ये देख लो 2500 वोट ये वाला, उसमें 250 केल्विन इंक्रीज था, वो इंक्रीज ए ऑप्शन हो गया। 4 इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर विच वन ऑफ द हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कौन सा वाला मैक्सिमम एफिशिएंसी रखेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए ऐसे करना है, मैंने बताया था कि, तो देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ सकता है कि 4 इंजन वर्क कर रहे हैं इन टेम्परेचर के बीच में, तो बताइए इनमें सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होगी। मैं जब आपको ये बता रहा था, स्लॉट पढ़ा रहा था, उसमें हीट इंजन पढ़ा रहा था, कार्नो इंजन पढ़ा रहा था, तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है ना, उसमें यदि T2 बाई T1 का मान मिनिमम आता है तो यहाँ पे क्या होता है, नीटा मैक्सिमम होता है। क्यों, सोचो ये वाली चीज़ मिनिमम होगी, अगर ये 0 हुई तो नीटा मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, अगर ये 0.1 हुई तो ये 0.9 आएगी नीटा, तो ये वाली मिनिमम होनी चाहिए। 100 केल्विन और 80 केल्विन डायरेक्ट रख लो, नीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1, T2 कौन सा कम वाला होगा, 100 बाई 80, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाली पार्ट है, अब मैं इसे समझा नहीं सकता कि ये क्यों आएगा, ठीक है, तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा यार, मेरी भी गलती नहीं है। ये वाला देख लो अब, है ना, ये वाला देख लो 40 और 20, तो नीटा इज इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा 0.5, खुद कैलकुलेट करके निकालो, इतना मेरे पे डिपेंड मत रहो, कुछ तो खुद भी करो, ठीक है। 60 और 40 केल्विन, तो यहाँ से नीटा 0.66 आ जाएगा, और 120 और 100, तो यहाँ से नीटा 0.16 आ जाएगा, ये निकाल के देख लेना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है, थर्ड वाले की। देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, कुछ ऐसा कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। मैंने बताया था कि 100% एफिशिएंसी का इंजन कैसे बना सकते हैं। 100% एफिशिएंसी का इंजन तब बना सकते हैं जब 1 माइनस T2 बाई T1 होने पर यदि T2 को तो 0 केल्विन हो, मतलब T2 कम होना चाहिए, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उसके लिए T2 कम होना चाहिए, और इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो, मीन्स ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना तुम लोग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, दिमाग में चमकेगा तुम्हारे, पक्की बात है। 100 केल्विन और 80 केल्विन है ना, ये दोनों है, तो इसमें ये क्या हुआ, ऊपर वाली वैल्यू भी ज़्यादा है ना, लेकिन नीचे वाले भी वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन इतना थोड़ा ना ज़्यादा है।
ऊपर वाली को तो कम होना चाहिए ज़्यादा आने के लिए। तो यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे देखोगे 60 केल्विन और 40 केल्विन का, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कम है। ऊपर वाली वैल्यू कम है और नीचे वाली वैल्यू, यार इन्हें कौन डाला, ठीक है।